नमस्कार, मेरा नाम मोना वर्मा, संदीपनी एकेडमी अछोटी, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान विषय। आज हम चलेंगे उस टॉपिक पर जो कि महत्वपूर्ण माना जाता है भारत के इतिहास में। आज हमारा टॉपिक है संसद। जैसा कि मैं बता दूं कि पूरी भारत व्यवस्था में संसद होगी, ये बात ब्रिटिश व्यवस्था से ली गई है। कहीं न कहीं भारत का संविधान, जिसे उधारी का संविधान कहा जाता है, इस उधारी के संविधान में संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन देश से लिया गया है और उसी देश को इंग्लैंड देश भी कहा जाता है। भारत जो कि 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ, इस आज़ादी को मनाने के साथ ही नियम कायदे कानून की स्थापना के लिए संसद भवन की स्थापना की गई, जो कि 26 जनवरी सन 1950 को बनाया गया था। भारत की संसद जो कि पूरी भारत के लिए नियम कायदे कानून बनाएगी, ये बात भारत के संविधान के आर्टिकल 79 में बोला गया है। भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था होगी और द्विसदनात्मक का अर्थ होता है दो सदनों का होना, जिसमें पहला सदन है लोकसभा और द्वितीय सदन है राज्यसभा। लोकसभा जिसके और भी नाम हैं, जिसे निम्न सदन, प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। लोकसभा की व्यवस्था भारत के संविधान के अनुच्छेद 81 में वर्णित किया गया है। साथ ही जो राज्यसभा है, उसका व्यवस्था भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 में व्यवस्था किया गया है। भारत में लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ कहीं न कहीं राष्ट्रपति के भी पद की व्यवस्था है और राष्ट्रपति का पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में वर्णित है। इस तरह से जब राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों अंग होते हैं, तभी जाकर उसे संसद माना जाता है। इस तरह से संसद का तात्पर्य केवल लोकसभा और राज्यसभा नहीं, बल्कि एक तीसरा महत्वपूर्ण तत्व राष्ट्रपति भी होता है। अभी वर्तमान समय में राष्ट्रपति पद को संभालने वाली हमारी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आइए चलते हैं हमारे टॉपिक में, जिसमें लोकसभा के बारे में हम विस्तारपूर्वक जानेंगे। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल और उसके योग्यताओं के बारे में हम देखते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल एवं योग्यताएं। लोकसभा में जो सदस्य चुने जाएंगे, उनकी योग्यताओं संबंधी क्या क्या योग्यताएं उनके लिए होंगी, ये बातें आर्टिकल 84 में बोली गई हैं। अनुच्छेद 84 बताता है कि आखिर वह कौन व्यक्ति होगा जो कि लोकसभा का सदस्य बन सकता है। लोकसभा के सदस्यों की योग्यताओं में पहला जो योग्यता है वह है कि वह भारत का नागरिक होगा। दूसरी बात, वह व्यक्ति जिसकी आयु 25 वर्ष न्यूनतम होगी, वह व्यक्ति लोकसभा की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। इसके साथ ही सरकारी लाभ के पद को ग्रहण न किया हुआ व्यक्ति, अर्थात जो भी गवर्नमेंट जॉब है उस पर अगर कोई व्यक्ति आसीन है तो पहले उसको गवर्नमेंट जॉब छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद वह लोकसभा का सदस्य बन सकता है। ये रही बातें योग्यताएं संबंधी। अंतिम इसमें योग्यता है कि वह व्यक्ति लोकसभा का सदस्य प्राप्त नहीं कर सकता जो कि पागल या दिवालिया घोषित किया गया हो। आइए चलते हैं कार्यकाल की ओर। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। आप सभी को मैं बता दूं कि लोकसभा का जो पिछला जो चुनाव हुआ था वो 11 अप्रैल से 19 अप्रैल 2019 के बीच में हुआ था। तो 2019 के बाद जैसे ही 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो फिर से लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। आइए चलते हैं इसके बाद
लोकसभा के कार्य एवं शक्तियाँ। लोकसभा के कार्य एवं शक्तियाँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोकसभा में जो सीटें हैं, संसद के प्रथम सदन में जो सीटें हैं वो है 545 और जो राज्यसभा है उसके सीटें हैं 245। लोकसभा के कार्य एवं शक्तियों में सबसे पहले बात ये जानना जरूरी है कि पूरे भारत में जिस राजनीतिक दल को 545 सीटों में से ज़्यादा सीटें प्राप्त होती हैं वही व्यक्ति लोकसभा, भारत की पूरी कानून व्यवस्था को संभालने वाले लोकसभा में आसीन होते हैं और जो बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है वही कहलाता है प्रधानमंत्री। भारत में वह राजनीतिक दल जो कि बहुमत प्राप्त किया है उसी के मुखिया को प्रधानमंत्री कहा जाता है। लोकसभा आखिर क्या क्या कार्य करती हैं? पहला पॉइंट है विधायी कार्य या विधायी शक्तियाँ। विधायी कार्य या विधायी शक्तियाँ। पहले पॉइंट में स्पष्ट है विधायी। विधायी जो शब्द है वो बना हुआ है विधि शब्द से और विधि शब्द जो है वो बना है कानून शब्द से। पहला पॉइंट है विधायी शक्तियाँ। विधायी शब्द को अगर आप देखेंगे तो विधायी शब्द विधि शब्द से बना हुआ है और विधि शब्द जो है वो कानून का ही एक दूसरा नाम है। यहाँ ये बताया गया है कि कहीं ना कहीं संघवर्ती सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में जो भी नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं वो पूरे विधायी शक्तियाँ कहलाते हैं और लोकसभा के ये 545 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है भारत के लिए कानून बनाने के लिए। दूसरी शक्तियाँ हम देखते हैं जो कि है वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियाँ नाम से स्पष्ट है, वित्त जो कि इशारा कर रही है बजट की ओर। वित्त और बजट तैयार किया जाएगा वित्त मंत्री के द्वारा और बजट भी तैयार होगा भारत की आय और व्यय का लेखा जोखा। बजट हम उसे कहेंगे जो कि आय और व्यय का लेखा जोखा होगा। इस तरह से जो वित्तीय शक्तियां हैं, वित्त बनाने का जो नियम है वह वित्तीय शक्तियां भारत के आर्टिकल भारत के आर्टिकल 109, भारत के संविधान के आर्टिकल 109 में बोली गई है कि वित्त शक्तियां अर्थात वित्त बजट पेश किया जाएगा जो कि भारत की आय व्यय से संबंधित होगा। आपको मैं बता दूं कि वित्त विधेयक जो है वो एकमात्र ऐसा विधेयक है, वित्त विधेयक एकमात्र ऐसा विधेयक है जो कि केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। अर्थात जब लोकसभा के ये 545 लोग उसको अपने 2/3 बहुमत से पार कर लेंगे तब ये ओके हो जाने के बाद ये राज्यसभा को हस्तांतरित किया जाएगा। फिर राज्यसभा अपने 245 के 2/3 बहुमत से जब उस वित्त बजट को पास कर लेती है तब जाके वह बजट राष्ट्रपति के अंतिम स्वीकृति के लिए जाता है। इस तरह से कहीं न कहीं ये 545 अर्थात लोकसभा का महत्वपूर्ण स्थान रहता है किसी भी वित्त बजट को पास करने के लिए। तीसरी जो शक्तियां हैं वो है कार्यपालिका पर नियंत्रण में शक्ति। कार्यपालिका, कार्यपालिका हम किसे कहेंगे? कार्यपालिका का अर्थ होता है प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल इन दोनों को ही मिलाकर कार्यपालिका कहा जाता है। अर्थात वह राजनीतिक दल जिसको बहुमत प्राप्त हुआ है और जिसकी सरकार चल रही है वह अपने नेता प्रधानमंत्री के साथ और
उसी राजनीतिक दल में से मंत्रिमंडल तैयार होते हैं, वो पूरे भारत देश की शासन व्यवस्था को केवल संभालते हैं। तो कहीं ना कहीं संसद ही एकमात्र है जो कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल पर भी लगाम कसने का काम करती है। अर्थात अगर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल अपने मन चाहे तरीके से अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं संसद ही उनको रोक सकती है, टोक सकती है। आइए चलते हैं चौथे कार्य एवं शक्तियाँ की ओर, जिसका पॉइंट है न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ, जो लोकसभा है उसको न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। न्यायिक कहीं ना कहीं ये बातें हो रही हैं न्याय से संबंधित, और न्याय के लिए कहीं ना कहीं हमें न्यायालय जाने की आवश्यकता है। तो यहाँ ये बात बोली जा रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है, उसके जो न्यायाधीश होंगे उनको उनके पद से, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको उनके पद से कदाचार, जिसे मिसबिहेवियर कहा जाता है, के आधार पर उनको हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के जो 545 संख्या है, यही 545 लोग वोटिंग करेंगे। अगर वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है, अगर वह हाई कोर्ट का न्यायाधीश है, तो उसके पद से हटाने के लिए और मामला होना चाहिए कदाचार पर, मिसबिहेवियर पर, तो उसको वोटिंग के द्वारा 545 लोग वोटिंग करेंगे और उस न्यायाधीश को अपना पद फिर छोड़ना पड़ेगा। पांचवा पॉइंट है लोकसभा के कार्य शक्तियों में चुनाव संबंधी कार्य। चुनाव संबंधी कार्य, आखिर लोकसभा एक महत्वपूर्ण कार्य करती है जो कि है चुनाव संबंधी। तो लोकसभा किसके चुनाव में भाग लेती है? तो कहीं ना कहीं लोकसभा भाग लेती है राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति का चुनाव जो है आनुपातिक एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा किया जाता है, और राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही वोटिंग करते हैं। निर्वाचित सदस्य ही वोटिंग करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वही राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। इस तरह से अंततः हम देख सकते हैं कि भारत का यह प्रथम सदन जो कि लोकसभा कहलाता है, और कहीं न कहीं ये लोकसभा महत्वपूर्ण है पूरे भारत की शासन व्यवस्था को संभालने के लिए। और लोकसभा है तभी इसे युवाओं का संसद भी कहा जाता है। थैंक यू।